Students, today we are going to start the second part of chapter number 12, Leadership. In the last lecture, we discussed about leadership, what leadership is, who leaders are, and what are the behavioral and the trait theories of leadership. In this class, we are going to discuss the contingency theories of leadership, in which we have 5 theories in front of you. First is the Fedler contingency model. Second, situational leadership theory. Number 3, path goal theory. Number 4, leader participation model, and number 5, leader member exchange or LMX theory. The first contingency theory of leadership is Fedler model. Fred Fedler developed the first comprehensive contingency model for leadership. The Fedler contingency model proposes that effective group performance depends on the proper match between the leader's style and the degree to which the situation gives the leader control. For assessing situation, 3 factors must be considered: leader and member relations, task structure, and position power. So Fred Fedler is the management scholar who proposed this model, और इस मॉडल के मुताबिक एक ग्रुप की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है कि किस हद तक लीडर का स्टाइल is a good fit or a good match with the control possessed by the leader in that situation. थोड़ी सी टेक्निकल बात है, समझने की है कि लीडर का स्टाइल क्या होगा. क्या लीडर का स्टाइल बहुत डायरेक्टिव होगा, यानी बहुत स्ट्रिक्ट होगा, या पार्टिसिपेटिव स्टाइल होगा जिसमें वो खुद मिलकर अपने वर्कर्स के साथ काम करेंगे, या सपोर्टिव स्टाइल होगा जिसमें वो आपको सारे रिसोर्सेज और आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देंगे, या वो बहुत ही अथॉरिटेटिव स्टाइल के साथ चलेंगे कि जी सब कुछ ही आपको अपनी मर्जी से जो है आपके ऊपर डाल देंगे कि जी आप करें और रिजल्ट भी जो है वो एंड में बिल्कुल ठीक होना चाहिए. सो लीडरशिप का स्टाइल कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी congruent, it has to be consistent with the level of the control that a leader has on a situation. कि एक खास सिचुएशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है, उस सिचुएशन में लीडर का किस हद तक कंट्रोल है और उस कंट्रोल के साथ आपने अपने स्टाइल को मैच करना है. अगर मैच अच्छा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर नहीं तो फिर परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है. अब एक सिचुएशन को एसेस करने के लिए 3 फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस हद तक लीडर का उस पर कंट्रोल है. लीडर मेंबर रिलेशंस यानी कि लीडर और ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में कैसे ताल्लुकात हैं, क्या रिलेशनशिप है, क्या वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, क्या एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उनमें कॉन्फिडेंस है, या वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते. दूसरा पॉइंट आपका जो काम है वो प्रोसीजराइज्ड है, यानी स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जॉब एनालिसिस हुआ हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में इस ड्यूटी पर बैठा बंदा ये काम करेगा, आपके लिए रिसोर्सेज तैयार हैं या आपने मंगवाने हैं, या काम बिल्कुल एक वेग सिचुएशन में है, आपको गोल बता दिया गया है और आपसे कहा गया है कि बस जी कर लो, जैसे मर्जी करो, बस करके लाओ. तीसरा पॉइंट वेरिएबल्स. पावर वेरिएबल्स वो हैं जिसमें लीडर अपनी अथॉरिटी शो कर रहा है, जैसे किसी को हायर करना, किसी को जॉब से टर्मिनेट कर देना, किसी को प्रमोट करना, किसी की सैलरी को बढ़ा देना, किसी को अगर डिसिप्लिन किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है. सो ये सारे पावर वेरिएबल्स हैं. हम ये देखते हैं कि उस लीडर का इस तरह की जो पोजीशन पे कितना पावर, उसका कितना कंट्रोल है सिचुएशन पे. अगर आपको लगता है कि आपका जो लीडर है वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, आपका टास्क भी ज्यादा है, यानी कि आपके काम जो है वो ज्यादा प्रोसीजराइज्ड है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं, और पोजीशन पावर भी ज्यादा है, और साथ में आपके पास जो आपके लीडर के पास कंट्रोल है वो भी बहुत ज्यादा है, तो ये सिचुएशन फेवरेबल होगी. इस सिचुएशन में जो लीडरशिप स्टाइल है वो मैच कर जाएगा विद द सिचुएशन, बिकॉज
आपका लीडर के साथ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप भी है, आपका काम भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ में आपके लीडर के पास पोजीशन भी काफी है। So this is a very favorable situation for effective group performance। लेकिन इसके बरक्स अगर आपका काम बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, और साथ में आपको ये लगता है कि आपका लीडर जो है उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपके कंपनी पर उसके पास कोई पावर नहीं है, उसकी वजह से भी लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और अगर ऑलरेडी वो उसको पसंद नहीं करते और उसको ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर ऐसे केस में ग्रुप परफॉर्मेंस इज लाइकली टू deteriorate। The second contingency theory is situational leadership theory. Situational leadership theory (SLT) focuses on the followers. It says successful leadership depends on selecting the right leadership style contingent on the followers' readiness or the extent to which they are willing and able to accomplish a specific task. A leader should choose one of four behaviors depending on follower readiness. If followers are unable and unwilling to do a task, the leader needs to give clear and specific directions. If they are unable and willing, the leader needs to display high task orientation to compensate for followers' lack of ability and high relationship orientation to get them to buy into the leader's desires. If followers are able and unwilling, the leader needs to use a supportive and participative style. If they are both able and willing, the leader doesn't need to do much. So situational leadership theory कहती है कि आपके जो followers हैं, आपके जो subordinates हैं, leadership, successful leadership according to which leadership style must be chosen by the leader, that depends upon the followers. अब यहाँ पर हमने followers के दो aspects को discuss किया है, एक उनकी ability और एक उनकी willingness, जिसको यहाँ पर हमने readiness का भी नाम दिया। readiness यानी कि are they really able to do it, क्या वाकई उनके अंदर ये एबिलिटी है, वाकई क्या वो इस काबिल हैं, उनकी स्किल्स, उनकी एजुकेशन उनको इजाजत देती है इस बात की कि ये काम वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज है उनकी विलिंगनेस, कि जैसे वो विलिंग नहीं है, वो ये काम करना नहीं चाहते, ऑल्दो उनके अंदर एबिलिटी है बट वो करना नहीं चाहते। इट कैन बी एनी वे, बेसिकली वो फोर वेज हैं और हम उन्हीं फोर वेज को अब इसमें डिस्कस करेंगे। द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के मुताबिक लीडरशिप स्टाइल कौन सा इस्तेमाल करेगा लीडर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड suitable style. It depends on the readiness or the ability and their willingness to perform a certain task. अब हमने फोर बिहेवियर्स की बात की, हमने कहा कि अगर फॉलोअर के अंदर एबिलिटी नहीं है और साथ में वो अनविलिंग भी है, इसका मतलब है कि लीडर को बहुत स्ट्रिक्टली क्लियर डायरेक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो उनको काम करना नहीं आता, उसके लिए उसको उनको बहुत ज्यादा विलिंग करना, बहुत ज्यादा डायरेक्शंस, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है, और साथ में जब वो अनविलिंग भी है तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहकर अपनी इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करवाना है। पहली बात ये हो गई। दूसरा बिहेवियर हमने ये कहा कि वो अनएबल हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, बट दे आर वेरी रेडी, दे आर विलिंग टू वर्क और टू लर्न। तो इसका मतलब है कि वो फॉलोअर्स जिनके अंदर एबिलिटी की कमी है, उनके लिए लीडर को टास्क से रेलेवेंट बहुत अच्छी ओरिएंटेशन या बहुत अच्छी हाई लेवल ऑफ गाइडेंस देने की जरूरत है, ताकि जब इतनी हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस उन फॉलोअर्स को मिलेगी तो ग्रेजुअली दे विल लर्न हाउ टू डू इट, दे विल गेट ट्रेन्ड इन इट। और जब हम कहते हैं कि वो विलिंग हैं, दे आर रेडी टू डू वन वर्क और एनी टास्क फॉर द लीडर, तो इसका मतलब है कि एक हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेशन रखी जा सकती है बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर, ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से करवा सके लोगों से। अब यहाँ पर रिलेशनशिप ओरिएंटेशन का मतलब भी यही है कि जब आपका फॉलोअर जो है वो विलिंग है और वो काम को सीखने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उसको उसके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है। अब रिलेशनशिप आप कैसे इंप्रूव करेंगे? आप उसकी अप्रिसिएशन करेंगे,
या अप्रिसिएशन करेंगे, या आप उसको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग दिलवाएंगे, या आप उसको कोई रिवॉर्ड देंगे। यानी कि जब आप अपनी एक हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सेम टाइम एक अच्छा बैलेंस जब आप इस रिलेशनशिप में रखेंगे, सो आपके वो वर्कर्स या वो फॉलोअर्स हु आर विलिंग टू वर्क फॉर यू, दे विल बी हाईली मोटिवेटेड। अब थर्ड बिहेवियर जो हमने यहाँ पर पढ़ा वो है कि उनकी अंदर एबिलिटी तो है बट वो काम करना नहीं चाहते। तो उसके लिए लीडर का स्टाइल बहुत सपोर्टिव या पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, क्योंकि एबिलिटी उनके अंदर है, सिर्फ आपने उनको उस काम के करने पर आमादा करना है। तो जब एक ग्रुप का लीडर काम दे के खुद साइड पर हो जाएगा ऐसे फॉलोअर्स को, तो डेफिनेटली वो काम में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर लीडर बॉस नहीं बनेगा और वो उनके साथ मिलकर काम करेगा, उनके साथ उस काम में पार्टिसिपेट करेगा या उनको सपोर्ट करेगा, तो उसके बाद वो उनकी रेडीनेस को या उनकी विलिंगनेस को बढ़ा सकता है। अब फोर्थ बिहेवियर जो फॉलोअर्स का यहाँ पर मेंशन्ड है वो है इफ दे आर बोथ एबल एंड विलिंग, यानी कि एक ऐसे फॉलोअर्स हैं या एक ऐसे वर्कर्स हैं आपके पास जिनके अंदर एबिलिटी भी है और वो काम भी करना चाहते हैं, तो उस केस में लीडर को कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल सेलेक्ट करके अप्लाई करने का मकसद ही ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क मस्ट बी डन। और एक ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के होने के लिए जरूरी है कि आपके वर्कर्स के अंदर एबिलिटी भी हो और उनमें विलिंगनेस भी हो। अगर उनके अंदर एबिलिटी नहीं है तो आप उनको इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस देकर उनको ट्रेन कर सकते हैं। अगर वो अनविलिंग है तो आप उनके साथ एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल रखिए, उनको सपोर्ट करें, उनको अपने साथ काम में इन्वॉल्व करें जबरदस्ती, ताकि वो भी उनको आदत हो जाए कि भाई दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस वर्क, दे हैव टू वर्क अलोंग विद द लीडर। और अगर आपके फॉलोअर्स ना ही विलिंग हो और ना ही उनके अंदर एबिलिटी हो, उस केस में लीडर का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, because then he has to apply a mix of the leadership styles। और उसके लिए उसको बहुत strict direct goals भी बताने हैं और directions भी देनी है, and then he has to make sure that followers are changing their attitude so that task can be done। So the third contingency theory of leadership is path goal theory. Developed by Robert House, path goal theory extracts elements from the Ohio State leadership research on initiating structure and consideration and the expectancy theory of motivation. It says it's the leader's job to provide followers with the information, support, or other resources necessary to achieve their goals. The term path goal implies effective leaders clarify followers' paths to their work goals and make the journey easier by reducing roadblocks. According to path goal theory, whether a leader should be directive or supportive or should demonstrate some other behavior depends on the situation. सो पाथ गोल थ्योरी हमें इसके नाम से पता चल जाता है, दो चीजों की इसमें बात की गई है, एक आपका पाथ यानी जिस तरीके से या जिस पाथ पर रहकर आप काम करेंगे, और गोल आपका अल्टीमेट एम, आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है। सो पाथ गोल थ्योरी जो है उसमें दो जो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसीडरेशन के बारे में, बेसिकली ये वहां से भी एलिमेंट्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और उसने इस थ्योरी में भी आप इसको रेफर कर लीजिएगा टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीडरशिप थ्योरी फॉर अ रिवीजन ऑफ इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसीडरेशन। और बेसिकली उसने इन्हीं फैक्टर्स को इस्तेमाल करके मोटिवेशन के साथ लिंक किया है, क्योंकि पाथ गोल थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि ये लीडर का काम है दैट ही इज एंटाइटल्ड or it is his responsibility to give all the necessary information, the instructions, any kind of support, maybe resources which are important to achieve the goals of the organization। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को सक्सेसफुली करने के लिए या उनके गोल्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, फिजिकल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट या रिसोर्सेज की जरूरत है, ये सब कुछ प्रोवाइड करना लीडर का काम है। बिकॉज अगर लीडर ये सारे रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड नहीं करता तो क्या होगा, eventually
एम्प्लॉइज का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब काम मुश्किल हो जाएगा तो मे बी कुछ वर्कर्स मुश्किलात के साथ वो काम पूरा कर सकें, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होंगे जो बस काम को अधूरा छोड़ देंगे या मे बी सही तरीके से पूरा ना कर सकें। सो इफ यू रियली वांट कि आपकी गोल्स पूरे हो, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द इफेक्टिव लीडर्स टू मेक दैट path easy and feasible for the employees। यहाँ पर जो लिखा है कि मेक द जर्नी इजियर बाय रिड्यूसिंग रोड ब्लॉक्स, इसका मतलब ये है कि जो आपका जर्नी है या जो आपका रास्ता है टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, उसमें जितनी हर्डल्स आ रहे हैं, जितने मसले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लीडर का काम है कि वो उन मसलों को दूर करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली हो सके। अब आप इमेजिन करें कि इफ देयर इज अ टीचर हु हैज टू टीच इन अ स्कूल एंड लेट्स सपोज के टीचर को स्कूल जो है वो ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा, या उनको मार्कर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, या उनको बुक प्रोवाइड नहीं कर रहा, या रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हाउ डू दे एक्सपेक्ट द टीचर टू गिव अ वंडरफुल लेक्चर? बिकॉज बहुत कम टीचर्स ऐसी होंगी जो ये सारे रिसोर्सेज खुद से परचेज कर लें। नॉट एवरी टीचर विल बी एबल टू अफोर्ड ऑल दीज रिसोर्सेज। या लेट्स सपोज आपको बोर्ड नहीं दिया जा रहा, लेकिन आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें यू नीड अ वाइट बोर्ड की जिस पर आप इंस्ट्रक्शंस लिखकर या डायग्राम्स बनाकर स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, लेकिन अगर ये सारे रिसोर्सेज एक स्कूल अपनी टीचर्स को प्रोवाइड करता है तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट गुड रिजल्ट्स। तो पाथ गोल थ्योरी के मुताबिक लीडर का क्या स्टाइल होगा, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आइदर ही विल गिव इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव का मतलब है कि वो डायरेक्शंस देंगे कि ये काम करो वो काम करो, या सपोर्टिव रहेंगे कि वो उनके साथ खुद मिलकर काम करेंगे और उनको उनके साथ काम में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है वो पाथ गोल को बेसिकली आपने लिंक रखना है कि जब आप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके पाथ में जितनी सपोर्ट या रिसोर्सेज या इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन की जरूरत है by the followers, it is the duty or responsibility of the leader to provide his employees with all this support. Next theory जो है वो है leader participation model. The final contingency theory we cover argues that the way the leader makes decisions is as important as what she or he decides. Victor Vroom and Philip Yertons leader participation model relates leadership behavior and participation in decision making. Like path goal theory, it says leader behavior must adjust to reflect the task structure. So leader participation model का मतलब ये है कि leader has to participate in the organizational tasks in what sense? Basically, he is the one who is going to make all the important decisions. बिल्कुल उसी तरह जैसा आपका कोई ग्रुप असाइनमेंट हो और आपका एक टीम लीडर उसमें बनाया जाता है, सो टीम लीडर इज एक्सपेक्टेड टू टेल एवरी पर्सन हिज और हर असाइनमेंट या कौन सा पोर्शन ऑफ द असाइनमेंट हैज टू बी डन बाय द स्टूडेंट, because he is responsible for assigning the tasks and then making sure कि जो उसने डेडलाइन आपको दी है उसमें वो आप जो हैं जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपना काम करके उसको पहुंचा रहे हैं। सो लीडर इज द वन जिसने इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है और लीडर की पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। और अगेन पाथ गोल थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी भी या ये मॉडल यही प्रपोज करता है कि जो भी आपका टास्क है, एंड गोल है, लीडर का बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए।